ओम शांति। स्वयं से पूछे, मेरा वास्तविक परिचय क्या है। जब मैं शीशे में स्वयं को देखता हूँ तो जो रूप मुझे दिखाई देता है, क्या यही वास्तविकता में मैं हूँ, या जिस नाम से मुझे बचपन से पुकारा जाता है, जो परिवार में मैं ब्रॉट अप हुआ हूँ, मेरी डिग्री, डेसिग्नेशन, क्या यही मेरा वास्तविक और शाश्वत परिचय है। यदि नहीं, तो रियल में मैं कौन हूँ। स्वयं के वास्तविक परिचय को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इस रियलिटी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी स्कूल में क्लास में बैठा होता है और टीचर उस बच्चे को उठाकर प्रश्न पूछती है कि बेटा, आपके पास 2 पेंसिल है और मैं आपको और 2 पेंसिल देती हूँ, तो आपके पास कितनी पेंसिल होती है। तो बच्चा बड़े ही इनोसेंट वे में आंसर देता है, मैम 5। मैम समझती है इस बच्चे को समझ में नहीं आया। मैम उसे वापस इशारों से समझाती है, बेटा आपके पास 2 पेंसिल्स ऑलरेडी है और मैं आपको और 2 पेंसिल्स दे रही हूँ, तो आपके पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो जाती है। तो बच्चा वापस से रिप्लाई देता है, मैम 5। मैम सोचती है इसका एग्जाम्पल चेंज करती हूँ। फिर मैम वापस पूछती है बच्चे से, मैम बच्चा आपके पास में 2 पेन हैं और मैं आपको और 2 पेन्स देती हूँ, तो आपके पास कितनी पेन हो जाती है। तो बच्चा रिप्लाई करता है, मैम 4 पेन्स। तो मैडम बहुत खुश हो जाती है कि आखिर बच्चे ने राइट आंसर दे दिया। अगेन शी कम्स विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, पूछती है बेटा तो अब बताओ, आपके पास 2 पेंसिल्स है और मैं आपको और 2 पेंसिल्स देती हूँ, तो कितनी हो जाती है। तो बच्चा वापस जोर से कहता है, मैडम 5 पेंसिल्स। मैम सोचती है हाउ इज ही रिप्लाइंग दिस वे। मैम बोलती है, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन। तो बेटा बड़े प्यार से मैम को कहता है, मैम मेरे पास ऑलरेडी 1 पेंसिल है, आप मुझे 2 पेंसिल्स और दे रही है और आप कह रहे हैं मेरे पास 2 पेंसिल्स और है, तो मेरे पास टोटल 5 पेंसिल्स हो जाती है। फिर मैडम कहती है कि हाँ ये भी तो सही है। एक्चुअल में देखने को जाए तो टेक्निकल रियलिटी और प्रैक्टिकल रियलिटी, ये 2 अलग रियलिटीज है। टेक्निकल रियलिटी जो मैम समझ रही थी 2 + 2 4, और वो बिल्कुल सही भी है, तो ये टेक्निकल रियलिटी हो गई। परंतु प्रैक्टिकल रियलिटी देखने गए तो जब पेंसिल का एग्जाम्पल लिया गया तो बच्चे ने बड़े प्यार से कहा कि मेरे पास 1 पेंसिल ऑलरेडी है। ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड ट्रू फॉर हिज आंसर, बिल्कुल सही कहा उसने। और ये होती है प्रैक्टिकल रियलिटी जो हमें दिखाई नहीं दी परंतु वो वास्तविकता में है। या ऐसे और सिंपल एग्जाम्पल में ले ले तो अभी हमारे सामने एक पेन है, राइट। यदि हम पूछे कि पेन से क्या करते हैं, तो हम सभी कहेंगे कि लिखते हैं। परंतु हमको एक फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें डिसेक्शन किया करते थे, तो ये एक छोटा सा पार्ट हम डिसेक्ट कर लेते हैं इसका, और ये पार्ट बच गया। दिस इज अ डिफरेंट पार्ट। अभी पूछा जाए ये क्या है, तो हम सभी कहेंगे पेन है। और हम पूछे किससे लिखते हैं, पेन से। अभी कहा जाए इस पेन से लिखना है, तो विल वी बी एबल टू राइट। हम कहेंगे नहीं, इससे लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल था, एक्टिव प्रिंसिपल इसका रिफिल था और वो निकल चुका है। ठीक उसी वे में हमें जो स्थूल नेत्रों से, आंखों से दिखाई देता है, वही शरीर दिखाई देता है। जिसे ही हम इजी वे में कहे तो पेन दिखाई देती है, परंतु इसको चलाने वाला जो एक्टिव प्रिंसिपल, जैसे पेन में रिफिल देखा, तो इसको चलाने वाला एक्टिव प्रिंसिपल जो है वो है रिफिल। तो आज
हम इस शरीर के एक्टिव प्रिंसिपल जो कि आत्मा है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द हीलर विद इन। हमारे अंदर ही एक हीलर मौजूद है, उसे सिर्फ हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो जब हम कहते हैं, इजी वे में हम कहते हैं कि मेरा आज हाथ दर्द दे रहा है, मेरा सिर दर्द दे रहा है, या मेरा शरीर दर्द दे रहा है, कभी हम ऐसे नहीं कहते कि मैं हाथ दे रही हूँ, मैं आंखें दर्द दे रही हूँ, या मैं शरीर दर्द दे रहा हूँ। अर्थात ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, और शरीर में जब आत्मा है तभी ये कार्य कर रहा है। 10 दिसंबर 1914 के दिन न्यू जर्सी यूएसए में थॉमस एडिसन के सामने उनकी फैक्ट्री की 10 बिल्डिंग्स को आग लग चुकी थी। वो सारा देख रहे थे और उन्होंने फायर ब्रिगेड की कई टीम्स को बुलाया। 8 अग्निशमक दल लगभग वो पूरी तरह से लगे हुए थे उस आग को बुझाने के लिए, परंतु कार्य नहीं हो पा रहा था। तभी थॉमस एडिसन उनके 24 वर्षीय पुत्र चार्ल्स को कहते हैं, बेटा जाओ और अपनी मम्मी और उनके सारी सहेलियों को बुला लाओ और कहो कि इतनी बड़ी आग उनको शायद ही जीवन में कभी देखने मिलेगी, तो ज़रूर आओ और देखो। बच्चा हैरान हो जाता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग डैडी, इतना बड़ा नुकसान हो गया है हमारा और आप कह रहे हो कि उन्हें दिखाने के लिए ले आओ। तो चार्ल्स की बातें सुनकर थॉमस एडिसन बड़े ही इनोसेंट वे में आंसर देते हैं, डियर सन, जो जलना था वो जल चुका है, हमने पूरा प्रयत्न किया पर उसको रोक नहीं पाए हैं। केमिकल्स ने पूरी तरह से एक्सप्लोजन पकड़ लिया है और इसके साथ में हमारी सारी पुरानी मिस्टेक्स भी जलकर खाक हो गई है। कल से हम नई शुरुआत करेंगे। उसी दिन शाम में न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जब थॉमस एडिसन से चर्चा कर रहे थे, तब थॉमस एडिसन ने उन्हें कहा, मेरी उम्र भले ही 67 ईयर्स हो चुकी है और मैं फिजिकली पूरी तरह से एग्जॉस्ट लग रहा हूँ, परंतु कल ये जो आज जो आग लगी है इसमें ये पूरी जो हमारी मिस्टेक्स हुई होगी आज तक वो सारी जलकर राख हो चुकी है और कल हमारे लिए एक नया दिन होगा और इससे हम एक नई शुरुआत करेंगे। और सचमुच नेक्स्ट डे से उन्होंने बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की, एक न्यू सक्सेस के लिए। यदि देखें तो भले ही उनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, परंतु उनके अंदर जो शक्ति थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, या हिंदी में बहुत ही प्यारा शब्द है आत्मविश्वास। विश्वास किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, सेल्फ के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी ड्राइविंग फोर्स है आज हमें कोई भी कार्य को करने के लिए। कई महीनों से हम इस कोरोना पेंडेमिक में जीते आ रहे हैं। अन्यों के लिए लॉकडाउन रहा होगा, परंतु मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये बहुत ही हाई और पीक टाइम रहा है वर्किंग के लिए। डे नाइट ड्यूटीज, एक्सर्शन, सब कुछ करते हुए जब इतने एग्जॉस्ट हो जाते थे तो कोई ना कोई चार्जिंग का साधन तो चाहिए ना। तो ये आने वाले 3 दिनों में हम स्वयं को कैसे चार्ज करें, एम्पावर करें, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हर एक सत्र जो है अपने आप में यूनिक होगा और खुद को एम्पावर करते जाएगा। आज का जो विशेष सत्र कि जो हमने कहा अभी कि मैं आत्मा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे मन में राइज होता है कि आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है। तो सिंपल मेडिकल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो राइट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये और ये इसका जो एक्सेस है, मिड पॉइंट है, वो एनाटॉमिकल वे में आत्मा का, सोल का निवास स्थान है। या सिंपल लेमैन की भाषा में कहे तो जिस स्थान पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर विराजमान मैं आत्मा हूं। दूसरी बात समझने की, या ये भी क्वेश्चन कि आत्मा आखिर दिखती कैसी है। तो हम स्थूल नेत्रों से तो आंखों को नहीं देख सकते। बीइंग अ डॉक्टर हम काफ़ी ऑपरेट्स करते हैं, पेशेंट अंदर लेके जाते हैं तो कहते हैं टेक द पेशेंट इन, परंतु जब सक्सेस नहीं मिल पाती है तो कहते हैं टेक द बॉडी आउट। क्या निकल गया? बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स तो वही है, ऑर्गन्स भी वही है,
निकला क्या उसमें से? तो आत्मा। जैसे हम पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ताकि उसकी बीमारी को फाइंड आउट कर सके और उसके ऊपर उस अनुसार ट्रीटमेंट दे सके, ठीक उसी प्रकार जब हम कह रहे हैं मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और अभी हम देख रहे हैं आत्मा के जो इनर पावर्स है वो कहीं ना कहीं सुषुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए थकान, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी या कई विकारों से आत्मा ग्रस्त हो चुकी है। तो इनको निकालने के लिए फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी नेगेटिविटीज़ मुझे मेरी एम्पावरमेंट से रोक रही है और इन्हें निकालना कैसे है। तो राजयोग मेडिटेशन एक सरल तरीका है जिससे हम टेक्निकली एज वेल एज प्रैक्टिकली ये सारी नेगेटिविटीज़ को निकाल भी सकते डायग्नोज करके, और खुद को एम्पावर भी कर सकते, हेल्दी भी बना सकते। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ को इस तरह से डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ तब कह सकते हैं जब हम 4 स्तरों पर स्वस्थ है, और वो 4 स्तर है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। बीइंग डॉक्टर्स, हम सभी शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर तो अपनी मेडिकल की और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज में काफ़ी सारा एक्सप्लोर कर चुके हैं। ऑफ कोर्स जब मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं तो भी हमें साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स में कुछ एक्सप्लोर किया है। सोशल हेल्थ भी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पीएसएम में कवर किया है। परंतु जब 4th लेवल की बात आ रही है जिसको WHO ने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है, स्पिरिचुअल हेल्थ, परंतु यदि हम अपने आप से पूछे कि हमने इसे पूर्ण रूप से एक्सप्लोर किया है या कुछ लेवल तक भी क्या इसको एक्सप्लोर किया है, तो शायद हमारा आंसर होगा कि वी हैवंट इवन टच्ड इट। द मेन थिंग, हम कई पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर के, हार्मोनल इम्बैलेंस के, या जो कई हद तक स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, हम उन्हें अपने एडवाइस में प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिख देते कि प्रैक्टिस मेडिटेशन, परंतु स्वयं से पूछे कि क्या हम इसे प्रैक्टिकली स्वयं कर पाते हैं, और यदि हमसे कोई पूछे तो हम उसे बता पाएंगे कैसे करना है। तो बीइंग द डॉक्टर्स, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हो जाता है कि जब हम हेल्दी होंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, हम जानते होंगे मेडिटेशन कैसे करना है, हम प्रैक्टिकली इसे कर पाते होंगे, बिलीव मी इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत सहज है। सिर्फ इसे रोज करना, हमें करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, बाद में तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगी। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ को हम एक्सप्लोर करते हैं और डेप्थ में। जिस तरह से हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कहते हैं, हैंड्स, लेग्स, ब्रेन, ठीक उसी प्रकार से आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसके द्वारा आत्मा कार्य करती है। जैसे कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है तो उसका एक MIS सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम, और तभी वो सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। इन द सेम वे आत्मा का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है MIS, वो कंप्राइज करता है माइंड, इंटेलेक्ट अर्थात मन, बुद्धि, और तीसरा संस्कार या रिजॉल्व्स। मन का काम है विचार करना, और यहाँ बैठे बैठे भी, सुनते हुए भी हमारा मन कहाँ कहाँ घूम के आया होगा हमें ही पता होगा। कई प्रकार के विचार मन में चलते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये पाया गया कि हमारे मन में 80% से भी ज़्यादा विचार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यर्थ और दूसरा नकारात्मक। नेगेटिव विचार अर्थात कि जो खुद की कमियों को देखते हैं कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, खुद को इन्फीरियर समझते हैं, या खुद को सुपीरियर समझते हुए दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं कि फलाने व्यक्ति में बिल्कुल कितना भी उनको समझाओ नहीं समझते हैं, कितना भी उन्हें कहो कि चेंज हो जाओ, चेंज नहीं होते हैं।
इतने सारे एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स हम नेगेटिविटी के निकाल लेते हैं स्वयं में से या अन्य में से, तो ये नेगेटिव थॉट्स जो है काफ़ी हद तक आज इंक्रीज होते जा रहा है। सेकेंड, वेस्ट थॉट्स। पास्ट की घटनाओं के विचार 80% चलते हैं मन में, कि 10 साल पहले भी किसी ने कुछ कह दिया हो और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम सोचते हैं कि इसने 10 साल पहले मुझे इस तरह से इंसल्ट किया था, इस तरह से बुरा कहा था। हम सोचे कोई हमें एक बार एक जोक बोलता है, हम बड़े दिल से मन से खुश हो के उसके ऊपर ठाके मार के हंस लेते हैं, परंतु वही जोक सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिपीट होता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट तो नहीं पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, बिकॉज हमें वो पता है अभी। तो हम जो घटनाएं पास्ट की हो चुकी है और ज्यादा करके वही हमें याद आती है जो कि हर्ट कर चुकी हो हमें, तो उन्हें क्यों हम बार बार सोच के वो हर्ट की, रिजेक्शन की या नेगेटिविटी की फीलिंग वापस से लेकर आते हैं। फ्यूचर की भी घटनाओं का जो हमें एंजाइटी रहता है, कैसे होगा आगे, भविष्य कैसा होगा, क्या ठीक तरह से सब कार्य हो पाएगा, सब सही चल पाएगा, तो ये भी विचार, व्यर्थ विचार 15% हमारे मन में चलते हैं। एक बात याद आती है, एक बार एक सेठ जी दुकान में बैठे थे और एक ग्राहक आता है, इतनी संपन्नता देखता है और कहता है कि सेठ जी आपने तो काफी धन दौलत कमा कर रखी है। तो सेठ जी कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास तो अभी इतना धन हो गया है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है अच्छे से। तो ये बात सुनकर वो ग्राहक सेठ जी को पूछता है, सेठ जी तो आखिरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो सेठ जी ये सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, टेंशन में आ जाता है, बोलता है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहने का भावार्थ कि जो घटनाएं अभी हम लिंक नहीं भी कर सकते, उसके बारे में भी हम इतना सोचते हैं, इतना चिंतन करते हैं भविष्य के बारे में, कि वो भी व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता। तीसरे प्रकार के विचार जो मन में चलते हैं और जो कि आवश्यक है, जिसे आवश्यक विचार कहा जाता है, नेसेसरी या एसेंशियल थॉट्स कहा जाता है, वो 5% ही चलते हैं। और वो ज़रूरी है, मुझे आज क्या कार्य करना है, हमारी टू डू लिस्ट जो होती है, किनके साथ मीटिंग्स है, मेरा आज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, ये सारा हमारे लिए आवश्यक है। कईयों को लगता है कि ये श्वेत वस्त्र पहन लिए हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों ने और इन्हें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, घर बार छोड़ दिया है, तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। परंतु ये एक मिसकंसेप्शन भी हम दूर कर देते कि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको श्वेत वस्त्र ही पहनना है या घर बार छोड़ देना है। रैदर हम देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन जब हम नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे घर के जो सदस्य है उनके साथ में हमारा सामंजस्य, हमारी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कार्य करने की क्षमता, घर के और बाहर के कार्यों में जो बैलेंस मेंटेन करना है, ये हम अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पर आए तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हमें वाइट ही धारण करना पड़ेगा या वैराग्य धारण करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ करते हुए, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए, हमें स्वयं को कुछ मिनटों के लिए राजयोग मेडिटेशन की लाइफस्टाइल को अपने जीवन में कुछ मिनटों के लिए अपनाना है, और जो कि बहुत सहज भी है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। फिर हम बात कर रहे थे तीसरे प्रकार के विचार की, आवश्यक विचार। उसके बाद में चौथी श्रेणी जो आती है मन के विचारों की, वो होती है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। परंतु ये काफी कम परसेंटेज में चल रहे हैं। कुछ महीनों पूर्व मेरे पास एक पेशेंट आता है काफी डिप्रेशन में विद सुसाइडल टेंडेंसी। एक दिन तो उसका अनायास फोन भी आ जाता है, फोन करके कट करता है, दूसरी बार फोन करता है, कट करता है। आई थॉट कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जब वापस से मैं कॉल करती हूँ तब वो कहता है आई एम कमिटिंग सुसाइड। मैंने कहा आप 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए, 10 मिनट मुझे दीजिए, फिर आप जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आपका पर्सनल डिसीजन है। वो आता है, मैंने कहा आप ये पॉइंट पे कैसे पहुंचे? उसने 10 मिनट में नॉन स्टॉप अपनी लाइफ की सारी कंप्लेंट्स, नेगेटिविटीज विदाउट अ पॉज बोल दिया।
और जब उसका पूरा मन खाली हो गया, नेगेटिविटी पूरी रख दी, फिर उसे पूछा भाई आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है? तो 10 मिनट उसे फर्स्ट थॉट को अवेकन करने के लिए लगा। सोचते सोचते वो कहता है हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे इंजीनियरिंग के लिए लोन लिया है। आज दिन तक हमारे घर में कोई इतना पढ़ा नहीं है, परंतु उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत भारी लोन, काफ़ी हद तक लोन लिया है। फिर वो एक एक करके हर एक पॉजिटिविटी को लाता गया। जैसे जिन फ्रेंड्स के लिए वो कंप्लेंट कर रहा था, खुद ही कहने लगा कि मेरे हार्ड टाइम्स में मैं भले ही 2 बार बैक रह चुका हूँ, परंतु जब भी हार्ड टाइम्स होते, एग्जाम वाली रात भी वो मुझे जो मेरे को प्रॉब्लम होता है वो समझाते। कभी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है वो हेल्प करते, और कभी वो मनी वापस रिफंड में मांगते भी नहीं है। एक एक करके सारी पॉजिटिविटी रिप्लेस होते गई। जिस तरह से मोबाइल में या कंप्यूटर में डेटा फुल हो जाता तो हमें पहले वाला निकालना पड़ता अच्छे दूसरे वाले को, फ्रेश वाले को डालने के लिए। तो धीरे धीरे उसका नेगेटिव डेटा निकलता गया, पॉजिटिव आता गया। अब उससे यही कहा कि अभी जब भी आपको आपके मन में नेगेटिव संकल्प आए, आपको रिप्लेस करना है ये पॉजिटिविटी से। फर्स्ट मंथ फॉलोअप, सेकेंड मंथ फॉलोअप, और थर्ड मंथ वो आता है, बड़ा खुश होता है, स्वीट्स का, पेड़ों का डब्बा लेकर आता है और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 3 सालों से प्रयत्न कर रहा था जो एग्जाम्स पास करने के लिए, वो क्वालिफाई भी हो चुका हूँ, मेरा जॉब के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है, और n नंबर ऑफ फैक्टर्स वो उसके हैप्पीनेस के लिए लेकर आया था। तो कहने का भावार्थ, जैसे ही हम हमारे नेगेटिविटी के फोल्डर को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करते हैं, हमारी लाइफ में दिशा ही चेंज हो जाती है। चौथे प्रकार के विचार जो मन में बहुत आवश्यक है वो है एलिवेटेड थॉट्स या श्रेष्ठ विचार। राजयोग मेडिटेशन में हम स्वयं को एलिवेटेड थॉट्स देते हैं, श्रेष्ठ विचार, जैसे स्वमान या अफर्मेशन कह सकते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। जैसे मन में विचार आते हैं, बुद्धि वैसे ही निर्णय लेती है। इसीलिए एक ही घर में 2 जुड़वा बच्चे पले बड़े, परंतु एक उसमें से कोई अच्छा दर्जा ले लेता है, दूसरा कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, तो हम देखते हैं कि दोनों को सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिला, सेम माहौल मिला परिवार का, पर इतना ऊपर नीचे कैसे है? तो इंटेलेक्ट ने जो डिसाइड किया, और इंटेलेक्ट डिसाइड करता है, मन ने जो विचार किया, मन सोचता है कि मुझे ये बनना है, तो वो उस एफर्ट्स को अपने जीवन में उतारता है, तो इंटेलेक्ट उसे वहां सपोर्ट करता है। तो मन जैसे विचार करेगा, बुद्धि वैसे निर्णय लेगी। और तीसरी आत्मा का सचल पावर, तीसरा जो है वो है संस्कार। जैसे हम विचार करते हैं, बुद्धि जैसे निर्णय लेती है, वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक होता है पास्ट बर्थ का संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। कई बार हम देखते हैं बच्चा बचपन से ही बहुत ही सात्विक होता है। बच्चा माता पिता को नमस्ते करता है, बहुत प्रेम से, आदर से बात करता है, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, और उसके घर वाले यही कहते कि कोई दिव्य आत्मा हमारे घर में आई है। और इसी जगह कई जगह ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत ही इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसमें बुरी आदतें जो कभी सिखाई भी नहीं गई है उसे, और ना ही उसके घर में किसी को ये है, तो माता पिता कहते पता नहीं ये कहाँ से हिसाब किताब लेकर आ गया हमारे घर में। कहने का भावार्थ, पूर्व जन्म के संस्कार जो आ चुके हैं पूर्व से, परंतु राजयोग मेडिटेशन हमें उसे भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। दूसरे प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो होते हैं हेरिडेटरी, अनुवांशिक या जेनेटिक संस्कार। बच्चा अपने पिता के साथ यूएस में रह रहा है, दादा इंडिया में रहता है। पोते ने अपने दादा को कभी देखा भी नहीं है, परंतु हूबहू उनके जैसे चलता है, बोलता है, हर एक स्टाइल उनके जैसे है। यहाँ पे से यूएस से बेटा उसके पिताजी को, अर्थात बच्चे के दादाजी को कॉल करके बोलते हैं कि बिल्कुल आप पे गया है। कहाँ से आए वो संस्कार? जेनेटिक, अनुवांशिक संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार जो कि हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, वास्तविक संस्कार। जिसे ही हमने कहा कुछ समय पूर्व कि हमें एलिवेटेड थॉट्स के लिए स्वयं में अफर्मेशंस लेने हैं, श्रेष्ठ विचारों के लिए स्वमान धारण करना है।
तो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उसी से हम अपने एलिवेटेड थॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। सतोगुणी अर्थात 7 गुणों से युक्त है आत्मा। और ये 7 गुण एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसको हम इजी वे में एब्रीवेशन फॉर्म में याद रखने के लिए कह देते हैं KP2 लो हाई ब्लड प्रेशर। K stands for knowledge, P purity, P peace, L love, H for happiness, B bliss और P power। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में एक स्टोरी से स्टार्ट किया था, टेक्निकल रियलिटी और प्रैक्टिकल रियलिटी। तो टेक्निकल रियलिटी हमें ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसके ऑर्गन सिस्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल रियलिटी जो है वो है आत्मा के ओरिजिनल गुण। तो ये आत्मा में जो 7 गुण हैं वो हमारे शरीर के ऑर्गन सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है। आत्मा का फर्स्ट गुण नॉलेज। जैसे बचपन से हम अपने आप को शरीर समझते आए हैं, मेरा नाम ये है, मैं फलाने स्टैंडर्ड में हूँ। फिर धीरे 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 अपना और हम जो हमें परिवार से रिलेटेड हमें आइडेंटिटी मिली, प्रोफेशन से रिलेटेड आइडेंटिटी मिली, इसको हम एडअप करते गए। डॉक्टर बने, उसके बाद जो डिग्री मिली, ये सारी डेसिग्नेशंस हम एडअप करते गए। परंतु सोचे, यहाँ पर जैसे ही हम आत्मा के नॉलेज की बात कर रहे हैं, जैसे ही ये नॉलेज मिला तो फर्स्ट नॉलेज हमारा जो डायमेंशन है वो शिफ्ट हो गया बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पर। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाती, तो आत्मा का फर्स्ट गुण नॉलेज इस सिस्टम से कनेक्टेड है। आत्मा का दूसरा गुण प्योरिटी, पवित्रता। जैसे ही ये ज्ञान मिलता कि मैं आत्मा हूं, तो हमारा अनादि संस्कार पवित्रता का, उसके साथ हम खुद को इंटरकनेक्ट कर सकते। संकल्प, बोल, कर्म, हर एक बात में जब प्योरिटी हमारे पास आते जाती तो अंदर बाहर हम ट्रांसपेरेंट है, अंदर एक बाहर दूसरी बात ये नहीं होती। तो ये रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमने इस व्यक्ति को क्या कहा था और फलाने व्यक्ति को क्या कहा था, क्योंकि इतनी प्योरिटी आ चुकी है संकल्प में और बोल में कि सच्चाई युक्त, मर्यादा युक्त बोल और कर्म होते हैं हमारे। और ये पवित्रता आते ही हमारे जीवन में स्वीट पीस आने लगती है, मधुर शांति। सुनी वाली शांति नहीं, सन्नाटा करने वाली नहीं, परंतु ये शांति आत्मा को बहुत प्रिय लगती है। देखो, वैसे भी कोई गुस्सा करता है, कितनी देर गुस्सा कर सकता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स। उसके बाद वो खुद कहता है कि भैया मुझे शांति से बैठने दो। मीन्स एक्चुअली आत्मा का ओरिजिनल नेचर एंगर है या पीस है? बट ऑफ कोर्स पीस ही है आत्मा का ओरिजिनल नेचर। और इसीलिए हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो कहते हैं ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। तो जितना हम ये ग्रीट करते हैं तो हम अपने आप को भी यही रिवाइज कराते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जिसे ग्रीट करते हैं वो भी एक सोल है, पॉइंट ऑफ लाइट है और शांत स्वरूप है। आत्मा का चौथा गुण है लव। अच्छा, जो नॉलेज हमने देखा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सेकेंड गुण आत्मा का प्योरिटी, ये हमारी 5 सेंसेस के साथ में रिलेटेड है। थर्ड गुण आत्मा का पीस, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली से रिलेटेड है। हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब हम एकदम साइलेंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, हमारी श्वासों की गति भी एकदम सही तरीके से नॉर्मल रूप से कार्य करती है। परंतु जब भी कोई तनाव की, टेंशन की बात आ जाती तो एकदम से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। अर्थात जब पीसफुल है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बिल्कुल पीस से, है ना, सही तरीके से कार्य करता है। आत्मा का चौथा गुण लव, प्यार। और आज हर किसी को जीवन में प्यार चाहिए, है ना। चाहता भी सभी से यही है कि मेरे साथ सब प्यार युक्त व्यवहार करे, और ये भी नहीं समझ पा रहे हम इस होड़ में कि सामने वाला भी हमारे से यही एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि ये हमारे से प्यार से व्यवहार करे। सिंपल शब्दों में कहे तो आज हर कोई प्यार का भिखारी बन चुका है। सभी का हाथ ऐसा है
ऐसा किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ से खाली हो चुके हैं। अंदर ही स्नेह नहीं है तो कैसे दूसरों को दे पाएंगे। और ये आत्मा का जो गुण है यही रिलेटेड है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के साथ में। कई सालों पहले हम देखते किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है तो हम समझते इज मोर देन 60 ईयर्स, परंतु यदि आज किसी ने कहा कि हार्ट अटैक से शरीर छोड़ा है तो फिर हमें पूछना पड़ता है क्या एज होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इन द 20s या इवन लेस देन 20 में भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। जब जीवन में सच्चा प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, पूरी तरह से खालीपन आ चुका है। भी हमने लॉकडाउन के दरमियान देखा, WHO की तरफ से भी ये बात आई कि डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इन एवरी 4 और 5 पर्सन्स एक व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। इसीलिए साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इवन सुसाइड रेट्स भी बढ़ गए। जब हम स्वयं के साथ रहना सीख लेते, स्वयं की खुद की कंपनी को हम इंजॉय करना सीख लेते, तो ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस तो आएंगे ही नहीं ना। इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है, ये तमाम उम्र गैरों से गुफ्तगू तो बहुत की, ये तमाम उम्र हमने गैरों से गुफ्तगू तो बहुत की, रूह से रूह का था एक अनोखा नाता, रूह का रूह से था एक अनोखा नाता। ये तमाम उम्र हम साथ रहे, ये तमाम उम्र हम साथ रहे, परंतु खुद से न खुद की मुलाकात की, खुद से न खुद की मुलाकात की। हम खुद से खुद की मुलाकात करें। Enjoy our own presence, love our own presence, love thyself। स्वयं को जो है जैसे है एक्सेप्ट करें। जरूर कुछ चेंजेस हमें लगते हैं तो वो भी पावर हम इनकलकेट करें। मुझे याद आता है जब मैं पीएचडी के अपने वर्क के लिए गई थी तो एक भाई के हाथ में एक बहुत बड़ी पीएचडी के थीसिस की बुक देखी। ही हैड कंप्लीटेड द थीसिस और वो वहाँ के पियून से बहुत लड़ झगड़ रहा था, इतना इरिटेबल और इतना एंगर मोड में चला गया था। गुस्से में उसने वो थीसिस भी फेंक दिया। जब नीचे गिरा वो थीसिस तो उसके ऊपर मैंने लेबल देखा एंगर मैनेजमेंट का। वो भाई की नज़र मुझ पे गई और वो कहता है मैं समझ गया, आपने मुझे मेरा टॉपिक देखा। बोले मैं इतना रिसर्च कर चुका हूँ और मैंने सोचा मैं रिसर्च करूंगा इस टॉपिक पर तो मेरा गुस्सा चला जाएगा, परंतु कहता है मेरे पास नॉलेज तो सारी आ गई एंगर से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर में, और कहता है मैं खुद जानता हूं कि इतना ज्यादा नुकसान करता है एंगर, परंतु ये नॉलेज होते हुए भी मैं स्वयं को चेंज नहीं कर पा रहा हूं। आई एम हेल्पलेस। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉलेज जो है हमें चेंज करने की शक्ति नहीं देती है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो हमें एम्पावर करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत सुंदर बात याद आती है। He has said, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself। मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है। स्वयं का आत्मनिरीक्षण हम जितना करेंगे ना, हम इतना बिजी हो जाएंगे स्वयं को देखने में कि दूसरों की गलतियां, दूसरों की नेगेटिविटी और वेस्ट बातों में देखने के लिए हमें टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि वी स्टार्ट एंजॉयिंग आवर ओन कंपनी। We love this transformation and we enjoy each and every process of it। और तभी जब लव आ जाता है इतना जीवन में, अनकंडीशनल लव, आई एम अ लवफुल सोल, जब ये मेरे अंदर एक जागृति हो जाती है तो मैं अनकंडीशनल लव स्प्रेड भी कर सकती हूँ। और जो आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी या कि कईयों को हमारे गुस्से की भी आदत हो गई होती है तो हम सोचते हैं कि जब तक हम गुस्सा नहीं करते हैं सामने वाला हमारा काम नहीं सुनता है, पर हमने ही तो उन्होंने ये आदत डाली ना। ट्राई टू चेंज, इनकलकेट। और ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं अभी हमने सोचा और हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि राजयोग मेडिटेशन हम करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बट हमारा इनर पावर इतना बढ़ जाएगा कि वो नेगेटिविटीज को फेस करने का हमारे में पावर आ जाएगा और हम स्टेबल रह पाएंगे। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो डगमग नहीं होगी। We will be stable in all the situations। और जब आत्मा में ये प्रेम की अनुभूति आने लगती तो जीवन ऑटोमेटिकली सुखमय हो जाता, लाइफ में हैप्पीनेस इनबिल्ट हो जाती। फिर हमें उसको जोड़ना नहीं पड़ता कोई चीज़ के साथ में कि अगर मुझे ये वस्तु मिलेगी
मेरे पास नई गाड़ी आएगी, नया बंगलो आएगा, या और एक डेजिग्नेशन मेरी डिग्रीज में जुड़ जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। वी वोंट बी नीडिंग एनी पोस्टपोनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हमें खुशी को पोस्टपोन नहीं करना पड़ेगा। हम ये समझ जाएंगे कि हैप्पीनेस जो है डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स द जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी, एंड वी लव टू एंजॉय दैट जर्नी। और हैप्पीनेस जो गुण है ये जुड़ा हुआ है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ में, पाचन प्रणाली के साथ में। कई बार हम पेशेंट्स को देखते, सारे इन्वेस्टिगेशंस कर दिए हैं फिर भी उनको डायग्नोसिस जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए हैं तो उसको डायग्नोस कर देते IBS या IBD, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम या इरिटेबल बॉवल डिजीज। तो कहने का भावार्थ, मन में, जीवन में अगर सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो शरीर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लव और हैप्पीनेस जीवन में आ जाती है, जीवन में जो असीम आनंद है, ब्लिस, उसका एक्सपीरियंस होता है। बिलीव मी, राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम वो पीक पॉइंट, एक्सटेसी, ब्लिस को टच कर पाते हैं एंड वी इंजॉय दैट थिंग। कईयों के क्वेश्चंस आते हैं जब हम कोर्सेज कराते हैं या कंपनीज में कॉर्पोरेट सेशंस लेते हैं। वी ट्राइड मेडिटेशन बट हमें डर लगता है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं नेगेटिविटी बहुत आती है। इसके लिए हमारा 3rd सेशन स्पेशली इसी के ऊपर होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके सारे आंसर्स उसमें कवर करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझ ले कि राजयोग मेडिटेशन हेल्प्स अस टू हैव दैट इनबिल्ट पीस एंड वी एंजॉय दैट ब्लिस टू। जीवन में आनंद आने लगता है और यही आनंद जो है हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जिससे जुड़ा हुआ है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो रिलीज होते हैं, द्रव्य, उनके साथ में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट गुण आत्मा का है पावर, शक्ति। जब ऊपर के सारे गुण जो बताए पिछले, उसमें आत्मा सशक्त होते जाती है तो ऑटोमेटिकली आत्मा पावरफुल होते जाती है। इसलिए शरीर भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ता हुआ महसूस करता है। इसलिए हमारी मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम ये भी अच्छी तरह से कार्य कर पाती है। जब ये सातों गुण सही तरीके से कार्य करते हैं तभी, और ये सातों ऑर्गन सिस्टम्स भी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, तो 8वीं ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे शरीर की, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात शरीर से मल बाहर निकालने की प्रणाली, वो भी ठीक तरह से कार्य करती है। तो आत्मा के जो अनादि गुण हमने कहा, ओरिजिनल गुण जो है, 7 गुण, एक्चुअल में ये आत्मा में है, दे आर इम्बाइब्ड इन द सोल, परंतु डॉर्मेंट हो चुके हैं। क्यों सुषुप्त हुए हैं? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिविटी के, विकारों के लेयर्स चढ़ चुके हैं। तो जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, जो ऊपर वाला लेयर है पहले वो आता है, वो एक्सप्लोर होता है, इसलिए डर लगता है हमें। परंतु बिलीव मी, जैसे जैसे हम ये प्रोसेस करते जाते हैं तो जो बाहर के लेयर्स है वो उतरते जाते। एक सिंपल एग्जांपल ले लें, हमारे पास कुछ खिल के लोखंड के आयन पीसेस है और हम ये लोखंड के टुकड़ों को एक मैग्नेट के पास रख दें, तो जैसे ही ये लोखंड के टुकड़ों को मैग्नेट के पास लेके आते हैं, ये मैग्नेट इन पीसेस को तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। अभी ये लोखंड के टुकड़ों को हम कुछ दिनों तक, महीनों तक, सालों तक बाहर छोड़ देते हैं, जहाँ पे बारिश आ रही है, गंदगी, मिट्टी, पूरी तरह से उसको रस्ट लग चुका है और इतना जंक लग चुका है कि वो अभी आयन पीसेस जो है, इतना कचरा, इतनी मिट्टी उसके ऊपर लग चुकी है कि वो आयन पीसेस हमें हार्डली विजिबल हो रहे हैं। और अभी वापस से ये आयन पीसेस को हम मैग्नेट के पास लेकर आए तो हम देखेंगे इट्स नॉट अट्रैक्टिंग। मैग्नेट वही है, परमात्मा एक ऐसा सोर्स है, इज ऑलवेज देयर। जैसे सूर्य सभी के लिए एनर्जी देने के लिए रेडी है, परंतु मैग्नेट के पास में ये होते हुए भी इट्स नॉट एबल टू हैव इट्स ओरिजिनल नेचर, अट्रैक्ट करने का। हम कहे कि क्या हम इसको वापस से पहले वाले में ला सकते हैं, पहले वाले मोड में, तो बट ऑफ कोर्स ला सकते हैं। यदि हम इसको केरोसिन से क्लीन कर ले, क्लेंजिंग के बाद में वापस से वो पहले जैसे हो जाएंगे, दे विल बी बैक टू देयर ओरिजिनल नेचर और वो अट्रैक्ट हो सकते हैं वापस से। ठीक उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये जो नेगेटिविटी के, वेस्ट के और विकारों के लेयर्स चढ़ चुके हैं, इसलिए ये इनर जो डॉर्मेंट हमारे क्वालिटीज है सोल के, 7 क्वालिटीज, वो अभी सुषुप्त हो चुके हैं।
परंतु जैसे जैसे ये एक एक लेयर निकलता जाएगा, ये क्वालिटीज वापस से आती जाएगी, निखरती जाएगी. So we have to go through this process of purification. We will be discussing जो हम आने वाले lessons में देखेंगे ही. Next, आत्मा के जो संस्कार आते हैं ओरिजिनल संस्कारों के बाद में, वो है आत्मा के दृढ़ता के संस्कार. अर्थात कि ये जो गुण हैं ये आत्मा में ऑलरेडी है, परंतु जब भी हम सोचते हैं कि हैव टू स्टिक टू दिस वैल्यूज, कई बार ऐसे हमारे सामने विघ्न आ जाते, परिस्थितियां आ जाती, जिस वजह से हम लूज पड़ जाते, अलबेले पड़ जाते कि नहीं, गुस्सा करना ये तो सहज है, परंतु टू लिव अ लाइफ विदाउट एंगर इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल. और हम सोचते हैं कि ये तो थियोरटिकल कहने में ही अच्छा लग रहा है. नहीं, बिलीव मी, जितना जितना हम इस क्वालिटीज को, हमें ये नहीं कहना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है. जैसे एक छोटे बच्चे को जो कि बार बार किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, बंद करता है, हम उसे कहते हैं भाई आप फ्रिज खोल बंद नहीं करो, तो बच्चा हम देखेंगे बार बार जितना हम मना करते हैं वो चीज करने को, उतना बार बार वहां जाता है. हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं और फिर लेबल कर देते हैं ये बच्चा है ना बड़ा शैतानी है, इसको जो कहते हैं वो सुनता ही नहीं. उसको कहा फ्रिज खोल बंद नहीं करो, वो सुनता ही नहीं है. परंतु हम इसके पीछे के साइंस को समझे. हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन जो है, वो शब्दों की भाषा नहीं समझता है, वो इमेजेस की भाषा समझता है. इसलिए जब हम उसे कहते हैं कि आपको फ्रिज खोल बंद नहीं करना है, तो नहीं शब्द का तो इमेज ही नहीं है ना, केवल फ्रिज ओपन और क्लोज, ये तीन चीजों के ही इमेजेस बनते हैं उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में. इसके लिए वो वही करता है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे कह रहा है और जो हमने ही कहा है करने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं का तो इमेज ही नहीं है. सेम थिंग हमारे पास होता है कि हम जब सोचते हैं कि मेडिटेशन करना है, या हम सोचते हैं मेडिटेशन करते वक्त हमें ये चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो हम जब नहीं, ये इमेज ही नहीं है, तो जो जिसके साथ हम लेबल कर देते कि इस व्यक्ति के बारे में या इस परिस्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो व्यक्ति या वो परिस्थिति ही हमें याद आती है. तो हमें जब मेडिटेशन करते हैं तब जो नहीं करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. जो कॉन्सेंट्रेट करना है किस पर करना है, जो करना है हमें उसके ऊपर. जैसे बच्चे को आप फ्रिज खोल बंद मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कहने की जगह हम ये कह दे कि ये गेम के साथ चलो हम खेलते हैं, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, वो चीज वो भूल जाएगा. तो हमारे मन को भी हमें एक फ्रेंड बनाना है, उसे सप्रेस नहीं करना है. मेडिटेशन डजंट टीच टू सप्रेस इट. मेडिटेशन टीचेस अस टू मेक द माइंड अवर बेस्ट फ्रेंड. हम उसके साथ में प्यार से बातें करें, कहाँ उसे कौन से विचार करने हैं ये दिशा दे, तो ऑटोमेटिकली जो नहीं करना है उससे वो बाहर आ जाएगा. जब भी हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, अगेन दिस इज अ रॉन्ग थिंग हम अपने माइंड को कह रहे हैं. हमें कहना है आई एम अ पीसफुल सोल. सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त, सुबह उठते ही आधा घंटे का समय और रात को सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेटेड होता है, और इस समय जो भी हम अपने मन को पॉजिटिव फीलिंग्स, अफर्मेशंस दे देते हैं, पूरा दिन उसके ऊपर वो एनर्जाइज्ड होता है. जैसे बीइंग अ डॉक्टर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको ये टैबलेट्स लेनी है और आपको ये परहेज करना है. तो पहली चीज हमें परहेज कौन सी करनी है, तो हमें सुबह में उठते ही आधा घंटा और रात में सोते वक्त न्यूज को ब्लंटली नो कर देना है, बिल्कुल नहीं. क्योंकि न्यूज में हम देखते हैं नेगेटिव बहुत ज्यादा आ रहा है, और जब इतना नेगेटिविटी हम सुबह में या रात में अपने माइंड को दे देते हैं, तो सारा दिन थकान वाला, बेचैनी वाला, इरिटेबल फीलिंग वाला जाता है. सो वी विल ट्राई टू चेंज दिस थिंग. हमें क्या करना है फिर, यदि गुस्सा आता है बहुत, तो हम अपने मन को सुबह में 10 मिनट के लिए ये पावरफुल अफर्मेशन दे दें कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. और जब ये शांत स्वरूप आत्मा हम कहते हैं, हमें मुख से कहने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू ब्रिंग दैट फीलिंग. अपने अंदर वो फीलिंग हम जागृत करें कि मैं ओरिजिनली, वास्तविक रूप में शांत स्वरूप आत्मा हूँ. तो चाहे कोई भी सिचुएशंस मुझे इरिटेट करने वाली आ जाए या परेशान करने वाली आ जाए, यदि मैं उसको रिएक्ट नहीं करती हूँ,
एक होता है रिएक्शन, दूसरा होता है रिस्पॉन्ड करना। जब बिना सोचे समझे हम कुछ कर देते हैं दैट इज रिएक्शन, जो सोच समझ कर करते हैं वो रिस्पॉन्स। तो जब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ इसको बार बार रिवाइज करते हैं ना, पानी पीते वक्त, भोजन करते वक्त। चलो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टुडे। आज सारा दिन में कम से कम 8 बार हम स्वयं को मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये बार बार रिवाइज करवाएं। एंड लेट्स सी कि हमारी लाइफ की जर्नी, पूरा दिन की जर्नी कैसे होती जा रही है। बिलीव मी, इट वुड बी अ वंडरफुल एंड अ लवली प्रोसेस। तो हम आज स्वयं को बार बार रिवाइज करवाएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा पानी ग्रहण करने जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शरीर द्वारा भोजन ग्रहण कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। बार बार ऐसा रिवाइज करने से ये हमारा ओरिजिनल नेचर पुनः डॉर्मेंट से जागृत हो जाएगा। इसलिए जो 5वें प्रकार के संस्कार होते हैं ना, संघ के संस्कार, कई बार हम देखते हैं कि जिन लोगों के साथ रहते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी जो आदतें हैं, उनका कहने का जो एक्सेंट है, जो स्टाइल है, हम कब ग्रास्प कर लेते हैं। और जब हम घर पे जाके वही टोन में या वही शब्दों से बात करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि आपके मुख से पहले तो कभी ऐसे शब्द नहीं निकले थे, अभी अचानक क्या हो गया। तो फिर हमें समझता है कि भाई मैं इस फ्रेंड के साथ कंटिन्यू रहता हूँ, इसलिए वो एनवायरनमेंट की वजह से मेरे अंदर वो संस्कार आ गए हैं। इसलिए हम कहते हैं सत का संग करिए। सत परमात्मा का संग जितना हम करते हैं हमारा जीवन उतना ही सच्चाई वाला होता जाता है। परमात्मा से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न होंगे। हु इज द सुप्रीम हीलर, इसके ऊपर तो हम कल चर्चा करेंगे। आज छोटा बच्चा भी आके यदि हमें प्रश्न पूछ ले कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है, तो हमारे अंदर भी ये क्वेश्चंस कुछ कुछ आते ही होंगे। तो इसके आंसर्स हम कल देखेंगे। टू एंड विथ एक स्टोरी से हम विराम देंगे। एक बार एक कारपेंटर जो कि अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता रहा और अब उसका रिटायरमेंट का फेज आ चुका था। एंड द डे ऑफ रिटायरमेंट वो बहुत खुश था कि चलो आज बॉस फाइनली डिक्लेयर करेंगे कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मैं शांति से जीना चाहता हूँ, काम धाम सब समाप्त, टू लिव द लाइफ विदाउट एनी हार्ड वर्क। तभी पूरा दिन वो इंतजार करता है कि मुझे कहेंगे, परंतु कुछ नहीं कहा। शाम में जब सब चले गए तब बॉस वो कारपेंटर को बुलाते हैं और उस उतार से कहते हैं कि आई नो कि आज आपको रिटायर होना था, पर मैं आपसे एक आखिरी एहसान चाहता हूँ, क्या आप वो फेवर करेंगे मुझ पर। तो कारपेंटर ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत से और ईमानदारी से काम कहा था, वो मना नहीं कर पाया। उसने कहा जरूर करूंगा, परंतु दिल से उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसे उसके बॉस ने एक आखिरी घर सौंपा कि आपको ये घर को पूरी तरह से इंटीरियर करके पूरा फर्नीचर करना है। कहता है ठीक है। वो वैसे तो कई महीनों और साल लगा देता कई कार्यों के लिए और उसने बहुत मास्टरपीसेस ऐसे बनाए थे जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन थे, परंतु क्योंकि अभी इसका मन नहीं था और इसको कैसे भी करके जल्दी समाप्त करना था, कुछ ही दिनों में उसने जैसे तैसे समाप्त कर दिया। एंड नाउ ही वाज हैप्पी, चलो मैंने ये काम कर लिया। एंड ही कॉल्स हिज बॉस कि सर मैंने वो काम जो आपने दिया था आखिरी वाला वो कंप्लीट कर लिया है। सर उसे कहते ओके यू हैव कंप्लीटेड, मैं देखना चाहता हूँ, आप भी उस साइट पर आइए, मैं भी आता हूँ। अब कारपेंटर की हार्ट बीट्स बढ़ने लगी कि सर क्या कहेंगे इस काम को देखकर, मैंने इतने अच्छे अच्छे मास्टरपीसेस बनाए हैं और इनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बट फिर भी बॉस ने बोला है तो जाना तो होगा ही। वो पहुंचते हैं, बॉस भी आते हैं। बॉस पूरा ऊपर से नीचे पूरा घर देखते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। कारपेंटर थोड़ा रिलैक्स होता है कि चलो कुछ भी बॉस ने बोला नहीं। बॉस उस घर के मेन एंट्रेंस पे आते हैं और मेन डोर की जो मेन की होती है उसे हल्के से निकालते हैं बाहर, अपने हाथ में लेते हैं, कारपेंटर के पास में जाते हैं
और वो चाबी कारपेंटर को सौंपते हैं, कहते हैं ये मेरा आखिरी गिफ्ट है आपके लिए। जैसे ही ये शब्द कारपेंटर ने सुने कि ये मेरा आखिरी गिफ्ट है आपके लिए, मानो उसके पैरों के तले जमीन निकल गई हो। वो कहता है अगर मुझे ये पहले पता होता कि ये घर मैं अपने लिए बना रहा हूं तो मैं इसे कितना सुंदर रूप से बनाता, परंतु अभी समय जा चुका था। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रिपेंटेंस के। उसके मन में गिल्ट तो रह ही गया कि मैं अगर ये जानता कि मैं ये अपने लिए घर बना रहा हूं तो कैसे बनाता। हम स्वयं से पूछे, ये जीवन रूपी घर हम हर संकल्प, बोल और कर्म से आने वाली डेस्टिनी के रूप में क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा वो प्रेजेंट के हमारे संकल्प, बोल और कर्म पर डिपेंडेंट है। इसलिए जो हमने कहा मन में 5 प्रकार के विचार आते हैं, और जो अब तक नेगेटिव और वेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, उसको अभी हमें पॉज डाउन करना है। राजयोग मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प आउट एंड प्रैक्टिकली विल हेल्प आउट ऑन दिस, जो कि हम कल के सेशन में इसके ऊपर और डेप्थ में जाएंगे। परंतु इसको जैसे जैसे रिप्लेस करते जाते पॉजिटिव और एलिवेटेड से, हमारी लाइफ जो है एक इंजॉयबल जर्नी बन जाती। वी इंजॉय दैट जर्नी, वी इंजॉय दैट प्रोसेस, और फिर हमें रिपेंटेंस नहीं होता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे अच्छा किया होता तो कितना अच्छा होता। सो लेट अस रिवाइज, हमने क्या क्या देखा आज। हमने जाना कि हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसका खुद का एक MIS सिस्टम है, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन के द्वारा हम विचार करते हैं 5 प्रकार के विचार, जो ज्यादा करके चल रहे थे नेगेटिव और वेस्ट, मोर देन 80%। तीसरे प्रकार के जो है वो एसेंशियल विचार, आवश्यक विचार डेली रूटीन के। चौथे प्रकार के पॉजिटिव, जो कि हमें बढ़ाना है, और मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से हम 5वें प्रकार के विचार, इसका भी हम एक जो सिनेरियो है वो बढ़ाते जाना है, और खास करके सुबह और रात में इसके लिए स्पेशल वर्कआउट करना है। और ये 5वें प्रकार के विचार जो देखे, एलिवेटेड थॉट्स या श्रेष्ठ विचार। फिर हमने देखा इंटेलेक्ट, बुद्धि का काम है निर्णय करना, जैसे विचार करेंगे वैसे निर्णय। और संस्कारों के बारे में हमने देखा, 5 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की। पहला आत्मा के पूर्व जन्म के, दूसरा अनुवांशिक संस्कार, तीसरा आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, वास्तविक संस्कार, जो आत्मा सत्वगुणी कहा जाता है। तो वो 7 प्रकार के आत्मा के संस्कार देखे, वो हम वापस से रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने देखा आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के बाद में दृढ़ता के संस्कार, क्योंकि हमें बार बार सेल्फ डिटर्मिनेशन करना होता है ये संस्कारों को जागृत करने के लिए। और 5वें प्रकार के संस्कार देखे, एनवायरमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे हम रहते हैं वो संग के संस्कार हमें लगते जाते। जो हमने ओरिजिनल संस्कार देखे थे 7 गुण, उसमें हमने देखा ज्ञान, ये जुड़ा हुआ है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में। सेकंड हमने जो देखा नॉलेज के बाद में प्योरिटी, पवित्रता, ये जुड़ी हुई है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 सेंसेस के साथ में। तीसरे प्रकार के आत्मा के ओरिजिनल संस्कार पीस, शांति, ये जुड़ा हुआ है हमारी श्वसन प्रणाली अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में। चौथा लव, प्रेम, ये जुड़ा हुआ है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात के हृदय की गतिविधियों के साथ में। पांचवा सुख, हैप्पीनेस, दिस इज कनेक्टेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पाचन प्रणाली के साथ में। नेक्स्ट ब्लिस, आनंद, दैट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, बनते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ से ही जब हमारा एक्सेस ठीक तरह से कार्य कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली इट विल बी थ्रू आउट द बॉडी। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लिस के बाद में है पावर, शक्ति, और ये आत्मा का गुण शक्ति जुड़ा हुआ है हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ में। और जब ये सातों ही गुण, सातों ही ऑर्गन सिस्टम्स ठीक तरह से कार्य करती तो 8वीं ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी ठीक तरह से कार्य करती है। सो वी आर ऑन द फेस हाउ द हीलर हील्स विद इन। हमने ये अपने ओरिजिनल हीलर को तो जान लिया, अभी हम एक शॉर्ट मेडिटेशन के द्वारा स्वयं की हीलिंग करेंगे।
जहां भी है स्ट्रेट बैठ जाएं। अपने मन को एकाग्र करें। सारे विचारों को पॉज दे दें। स्वयं को देखें। मस्तक के बीच में जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है, इस स्थान पर विराजमान अति सूक्ष्म सितारा मैं, व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार आत्मा हूं। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं। I am a peaceful soul. मैं आत्मा अपने विचारों की रचयिता हूं। अपने मन का मालिक हूं। मैं आत्मा जो चाहूं जब चाहूं अपने विचारों को दिशा देता हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा बाहर की स्थितियों या व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता। मेरी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि स्थिति स्वस्थिति पर हावी नहीं हो सकती। स्वस्थिति शक्तिशाली है। मेरी स्वस्थिति आत्मिक स्वरूप में रहने के कारण सर्व शक्तियों के साथ जागृत होती जा रही है। I enjoy this lovely peace and presence of myself. स्वयं की आत्मिक स्थिति को मैं एंजॉय कर रही हूं। मैं आत्मा अति प्रिय आत्मा हूं। I am a loveful soul. प्रेम मेरा अनादि गुण है। अनकंडीशनल स्नेह मुझ आत्मा को हर एक परिस्थिति
और हर एक आत्मा को संतुष्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। मेरे घर का वातावरण और कार्यस्थल का वातावरण बहुत ही मीठा और प्रेमपूर्ण होता जा रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड होती जा रही है। I enjoy this presence. धीरे धीरे पुनः वर्तमान स्थिति में आ जाएं और यही हैप्पीनेस की एनर्जी स्वयं में महसूस करते हुए हम सभी को रेडिएट करते चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।